हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। बिहार पुलिस री एग्ज़ाम से संबंधित यह सामान्य अध्ययन और हिंदी का यानी जीके जीएस प्लस हिंदी का सेट लेकर के आए हैं, जो कि री एग्ज़ाम्स होने हैं अगस्त में। उससे संबंधित एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें हम कवर करेंगे। आप बने रहिएगा अंत तक। हम एक एक प्रश्न की ओर चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की तरफ। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, यानी हिंदी दिवस जो है वह किस तिथि को मनाया जाता है। जो ऑप्शंस हमारे पास है 14 सितंबर, 28 सितंबर, 10 अक्टूबर और 11 जून। इसमें सबसे सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा, यानी कि हिंदी दिवस जो है वह प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि हिंदी जो भाषा है वह किस भाषा परिवार की भाषा है। यह द्रविड़ भाषा परिवार की है, या भारोपीय है, या फिर ऑस्ट्रिक या चीनी तिब्बती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा कि हिंदी जो भाषा परिवार है इसका यह भारोपीय है, यानी कुछ हिस्सा जो है इसका भारतीय भाषाओं के अंश है और जो है कुछ यूरोपीय भाषाओं से मिलते जुलते अंश है, इसलिए इसको जो है भारोपीय भाषा परिवार का अंग माना जाता है। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो यह तो हम सभी जानते हैं कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसमें बिना देर के हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर बी टिक करते हुए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, चौथा नंबर प्रश्न है कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। कैसे कैसे हिंदी भाषा विकास करके आज हमारे पास हिंदी के रूप में मौजूद है। तो इसके लिए चौथा नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है कि सबसे पहले पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और अभी जो आधुनिक रूप में हमारे पास हिंदी मौजूद है। तो ये सबसे इसका सही अनुक्रम है। ऑप्शन नंबर डी जो है चौथा नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, हम बहुत ही महत्वपूर्ण एक एक प्रश्नों को आपके पास लेकर के आएंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइएगा ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है। यानी भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 51 है वह कौन सा विषय का जिक्र करता है। तो इसका 5वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो 5वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो है वह सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह वर्ण जो है वह कौन से हैं। जी हाँ, इसका सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा कि हिंदी जो वर्णमाला है जिसमें स्वर और व्यंजन में, तो स्वर में जो अ आ ई हमारे स्वर वर्ण है उसमें अयोग वाह कौन कौन से वर्ण हैं। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वो अंग और आह जो है यह अयोग वाह वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी छठा नंबर प्रश्न का सबसे सही जवाब के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वर्णमाला कहते किसे हैं। एक एक बेसिक से शुरू करके और हिंदी के एक एक प्रश्नों को हम लोग इसमें कवर करेंगे इस सीरीज में। तो वर्णमाला कहते हैं कि वर्णों का जो व्यवस्थित समूह है उसे जो है वर्णमाला के रूप में जाना जाता है। अर्थात इस 7वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे सही उत्तर होगा कि वह ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि वर्णों का व्यवस्थित समूह, वर्ण यानी जो स्वर और व्यंजन दोनों वर्ण है उसका व्यवस्थित समूह जो है वह वर्णमाला कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन कौन सी है। यानी ये जो हमारे पास वर्ण मौजूद है ऑप्शंस में, इनमें से कौन कौन से वर्ण का उच्चारण कंठ से होती है, कंठ ध्वनियाँ कौन कौन सी आएंगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस है उसके हिसाब से करेक्ट आंसर क और ख, ये दोनों जो है वो कंठ ध्वनियाँ के उच्चारण में आएंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में अल्प प्राण वर्ण कौन से है। अल्प प्राण महाप्राण जो वर्ण आते हैं इनमें से अल्प प्राण वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे। 9वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वह है इस ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए कि क और ग जो है यह अल्प प्राण वर्ण के अंतर्गत आएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन से हैं। तो नासिक के व्यंजन जो है 10वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि यहाँ जो है यह नासिक के व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ज्ञा वर्ण किस दो वर्णों के संयोग से मिलकर के जो है इसका उच्चारण होता है।
तो कुछ संयुक्ताक्षर है जैसे अक्ष, त्र, ज्ञा, तो इनमें से ज्ञा वर्ण जो है वह किन किन दो वर्णों के संयोग से मिल करके बने हैं। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा 11वां नंबर प्रश्न का कि ज और या जो है ये इसके संयोग से मिल करके बने हैं ज्ञा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अघोष वर्ण कौन सा है। इन ऑप्शंस के हिसाब से जो अघोष वर्ण की श्रेणी में आएंगे तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा 12वां नंबर प्रश्न के लिए वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स जो है दंत स, यह अघोष वर्ण के अंतर्गत में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 है कि शुद्ध वर्तनी का यहाँ पर हमें चयन करना है कि अन्वेंशन जो शब्द लिखे गए हैं इसका सबसे शुद्ध वर्तनी कौन सा है, कौन सा अन्वेंशन का सबसे सही रूप है। तो इसका अगर सबसे सही रूप देखा जाए तो 13वां का ऑप्शन नंबर सी होगा कि अन्वेंशन के लिए भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से संभव है। इसमें जो शब्द पुनरुत्थान है उसका शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा, यानी पुनरुत्थान लिखने का जो सबसे सही तरीका है वह कौन सा होगा। तो इस प्रश्न के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर है 14वां नंबर क्वेश्चन के लिए वह पुनरुत्थान जो लिखा है वो करेक्ट रूप में लिखा है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है वह सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे, तो युधिष्ठिर का शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा। जो हमारे पास 4 ऑप्शंस मौजूद है उनमें से युधिष्ठिर का सबसे जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा। तो इस पर अगर ध्यान दें तो युधिष्ठिर का जो सबसे करेक्ट वर्तनी लिखा है, जो सबसे शुद्ध वर्तनी है, वह भी ऑप्शन नंबर ए में उपलब्ध है। यानी 15 नंबर प्रश्न का कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। सुलह कुल का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था। तो इस 15वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर के रूप में ऑप्शन बी जाना जाएगा कि भारत के सम्राट ये अकबर ने जो है सुलह कुल का सिद्धांत दिया था। दोस्तों एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो परीक्षा की दृष्टि से जो लाभकारी होगा हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ आप कमेंट्स करके बताइएगा भी। अगर आप हमसे पहले किसी भी प्रश्न का उत्तर कर ले रहे हैं तो आप उसे कमेंट करके ज़रूर जवाब दीजिएगा। जैसे 16 का अगर आप कर पा रहे हैं कि बी सी जो भी हो तो 16 का बी इस तरह से आप लिख करके बताइएगा ताकि इससे ये पता चले कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। 16वां नंबर प्रश्न है कि अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश के प्रणाली से उधार लिया गया था। तो यह अकबर के द्वारा जो मनसबदारी प्रणाली ये लागू किया गया था यह लिया गया था कहाँ से। ऑप्शन नंबर सी मंगोलिया से लिया गया था कि मनसबदारी व्यवस्था। अगला प्रश्न है कि किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। तीर्थ यात्रा कर जो कि जजिया कर के रूप में जाना जाता था, तो इसको समाप्त करने का जो श्रेय जाता है वह अकबर को जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अकबर ने जो है तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। 18वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना निम्न में से किनके द्वारा की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती हैं या फिर ज्योतिबा फूले हैं। तो सही उत्तर आप भी जानते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर बी होगा कि ज्योतिबा फूले के द्वारा जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 है कि तुलसीदास किसके समकालीन थे। यानी तुलसीदास जो है किस मुगल बादशाह के समकालीन रहे हैं जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। तो तुलसीदास जो समकालीन रहे हैं वह अकबर और जहांगीर के समकालीन रहे हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि तुलसीदास किसके समकालीन रहे हैं, अकबर और जहांगीर के। और इन्होंने जो है क्या किसकी रचना की है, रामचरितमानस की। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ये 20 है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है यह अजमेर में बनाया गया था राजस्थान में, जो कि एक मस्जिद है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। 2 प्रश्न आता है, एक 2.5 दिन का झोपड़ा, एक कुव्वतुल इस्लाम। तो ये दोनों मस्जिद है जो कि दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में बनाया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है यह अजमेर में बनाया गया था मस्जिद के रूप में। ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 21 है कि किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में अपना योगदान नहीं दिया है। दिल्ली के मेहरौली में स्थित जो कुतुब मीनार है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। कौन कौन नाम याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक।
ये तीनों मिलकर के जो है उसके निर्माण कार्य को समझिए तो संपूर्ण किया है। और अगर कुतुब मीनार के निर्माण में अपना योगदान नहीं दिया है तो वो अलाउद्दीन खिलजी है, जो कि खिलजी वंश के शासक है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका 21 का सी सही उत्तर होगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है कुतुब मीनार के निर्माण में अपना कोई योगदान नहीं दिया है। नेक्स्ट सवाल है, सार्क का जो सबसे नया सदस्य है वो कौन सा है? सार्क जो है साउथ एशिया का जो कॉरपोरेशन ये है, तो इसमें रीजनल साउथ एशिया का रीजनल कॉरपोरेशन है। ये सार्क 8 देशों का अभी संगठन है जो जिसका मुख्यालय जो है वो नेपाल के काठमांडू में स्थित है। दक्षिण भारत का दक्षिण एशिया सहयोग संगठन के नाम से ये जाना जाता है। और इसके जो सदस्य हैं तो ये सब सदस्य में सबसे जो नए सदस्य है भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, ये सभी इसके सदस्य हैं। सबसे नए सदस्य के रूप में है वो है अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। सार्क कितने राज्यों का, कितने देशों का संगठन है? 8। सबसे जो ये है नया सदस्य कौन है? अफगानिस्तान है। और सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, यूनेस्को जो है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? यूनेस्को की जो स्थापना हुई है यह किस तिथि को हुई है? सही उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर सी जाना जाएगा कि 16 नवंबर 1945 को हुई है। फ्रांस की राजधानी पेरिस, फ्रांस के पेरिस में इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ स्थित है? फ्रांस के पेरिस में। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 16 नवंबर 1945 को स्थापना हुई। फ्रांस के पेरिस में इसका मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है, यानी इसमें से किस कोशिका में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है? 24वां नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? तो न्यूक्लियस जो नहीं पाया जाता है वो रेड ब्लड कार्पस्कल्स यानी लाल रक्त कोशिका में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि वह छोटा से छोटा जीव कौन है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है, यानी वह स्वयं विकास भी करता है, खुद का अपना प्रजनन भी करता है। तो वह सबसे छोटा जीव कौन है? तो वह है माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप नए हैं चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है 26वां नंबर प्रश्न हमारे स्क्रीन पर कि मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो मुगल सम्राट हुमायूं का जो मकबरा है वह दिल्ली के ये पुराना किला के पास यानी निजामुद्दीन के पास जो है स्थित है। और ये सही उत्तर के रूप में कहाँ जाना जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के दिल्ली शहर में हुमायूं का मकबरा स्थित है, जो कि पूरा मुगल शैली पर बना इमारत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 है कि वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वह किस देश में स्थित है? वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय स्थित है वह अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां नंबर प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन अगला है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? थोड़ा सा ध्यान देना है, प्रश्न सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे मिल जाएंगे। क्वेश्चन है कि पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। दूसरा है कि पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। तीसरा है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चौथा है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। तो हम नीचे से चलते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, सही उत्तर है। उसी रिक्त स्थान को जो है क्या अंतरा अणुक स्थान के रूप में जाना जाता है। पदार्थ के छोटे छोटे कणों के बने होते हैं और सभी कण में जो रिक्त स्थान होते हैं उसे अंतरा अणुक स्थान या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के नाम से जाना जाता है, ये सही है। दूसरा है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, सही है। पदार्थ के जो भी कण है छोटे छोटे कण से मिलकर के पदार्थ बनते हैं और प्रत्येक कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और जिस बल के साथ आकर्षित करते हैं उसे अंतरा अणुक आकर्षण बल के नाम से जाना जाता है। इंटर अट्रैक्शन मॉलिक्यूलर फोर्स, अंतरा अणुक आकर्षण बल, ये सही है। बी है कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, सही है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ये अब ऑप्शन ए गलत है कि पदार्थ के कण स्थिर होते हैं। पदार्थ के कण स्थिर नहीं होते, वो अनवरत यानी लगातार बिना रुके गतिशील रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। गलत कथन पूछ रहा है तो कि पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में रहते हैं, नहीं। पदार्थ के कण जो है वो अनवरत गतिशील रहते हैं, लगातार गति में रहते हैं, छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं, प्रत्येक कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और कणों के बीच रिक्त स्थान होता है जिसे अंतरानुक स्थान कहते हैं।
नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन न तो तत्व है और ना ही यौगिक है। तो अगर हम लोग बात किया जाए जल का, जल H2O यौगिक है। पारा का Hg मरकरी जो है यह पारा है, जो कि ऐसा धातु है रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में रहता है। नमक NaCl सोडियम क्लोराइड यौगिक है। अब बात किया जाए वायु का, तो वायु न तो तत्व है न यौगिक है, ये क्या है, गैसों का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। गैसों का मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है और CO2 जो है यह 0.03% है। तो यहाँ पर न तत्व न यौगिक पूछा जा रहा है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, वायु। क्या है, मिश्रण है, किसका, गैसों का मिश्रण है। धूलकण शामिल है जिसमें सबसे अधिक मात्रा में जो गैस है वो नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और 0.97% पे अन्य सभी गैस मौजूद है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 30 है कि प्रोटीन संश्लेषण निम्न कोशिकांगों में से किसकी भूमिका सबसे अधिक होती है, यानी कौन प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ये जो कोशिका के अंग है, कोशिका में जो लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे अंग जो है कोशिका में पाए जाते हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस कहा जाता है, यानी कोशिका को ऊर्जागिरी। उसी तरह लाइसोसोम को जो है वो आत्महत्या की थैली कहा जाता है कोशिका का। उसके बाद जो है राइबोसोम में जो है वो प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा कि लाइसोसोम और सेंट्रोसोम इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 31 है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, कोशिका के केंद्रक पाए जाते हैं, जीव द्रव की उपस्थिति होती है। लेकिन जंतु कोशिका में जो है बाहरी आवरण को कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं, और पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर भी एक ये रहता है, आवरण रहता है, जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं। और ये कोशिका भित्ति जो है यह सेलुलोज की बनी होती है, और इसका कार्य क्या है, तो यह जो है ये पूरे कोशिका को यानी पादप कोशिका को कठोरता प्रदान करता है, इसीलिए पेड़ पौधे सीधे कठोर रूप में खड़े रहते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है कि सभी जितने भी ये हैं कोशिका हैं, तो ये इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली कहलाता है, इसी के अंदर राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये केंद्रक सभी पाए जाते हैं। और इस कोशिका झिल्ली जो कि ये पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका में भी होता है, इसके बाहर से एक और पतला सा आवरण रहता है जो किसका, सेलुलोज का बना होता है, उसको कोशिका भित्ति कहते हैं। और इसका कार्य है कि यह कोशिका को जो है रिजिडिटी यानी कठोरता प्रदान करने का कार्य करता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है। ऊर्ध्वपातन का अर्थ यह है कि जब उसे गर्म किया जाए तो पदार्थ की जो 3 भौतिक अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस, तो ठोस पदार्थ को जब उसे गर्म किया जाए तो वह बिना द्रव पदार्थ में परिवर्तित हुए सीधा गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाए, और गैस को जब ठंडा किया जाए तो बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए वह पुनः ठोस अवस्था में वापस लौट आए, तो यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कहलाती है, सब्लिमेशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 32वां का ऑप्शन नंबर सी कि अमोनियम क्लोराइड जो है यह सही से ऊर्ध्वपातन करेगा, यानी इसके ठोस को जब हम लोग गर्म करेंगे तो बिना द्रव हुए गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33 है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आ जाता है। तो सूर्य और या इसी को ऐसे कहा जाए कि सूर्य और पृथ्वी के बीच यदि अगर चंद्रमा आए तो कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी। ये दोनों प्रश्न एक ही उत्तर आएगा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच यदि चंद्रमा आए तो वहाँ पर सूर्य ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होगी, या फिर सूर्य ग्रहण के दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सवाल है 34 की वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के शासनकाल में स्थापित हुआ था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है वो लॉर्ड लिटन महोदय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, पारित हुआ। और समाप्त पूछा जा रहा है हमारे प्रश्न में कि किसने समाप्त किया, तो लॉर्ड रिपन महोदय समाप्त किया। पारित कौन किया, 1878 में लॉर्ड लिटन, और समाप्त कौन किया, लॉर्ड रिपन। इनका शासनकाल कब रहा है,
1880 से 84। पिछले प्रश्न में इनके बारे में हम डिटेल्स में बताए थे कि कारखाना अधिनियम हो, चाहे पहली बार जनगणना हो, या इल्बर्ट बिल विवाद हो, चाहे भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में उम्र बढ़ाने की बात हो, ये सभी कार्य जो है लॉर्ड रिपन महोदय जाने जाते हैं। इसीलिए इनको भारतीय स्वशासन का जनक और उद्धारक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने ही वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को भी समाप्त किया था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे स्क्रीन पर कि नई दिल्ली का शिलान्यास 15 दिसंबर 1911 को किनके द्वारा किया गया था? जी, इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा दोस्तों 35वां नंबर प्रश्न की ऑप्शन नंबर बी के जब सम्राट जॉर्ज पंचम आए थे और उनके आगमन के ये में जो है दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, उसी वक्त इसका दिल्ली का शिलान्यास हुआ। और उसके पश्चात जो है 1911 में ही जब इस वक्त यहाँ के जो शासक थे वो कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड महोदय थे। उन्होंने जो है जो 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था, 1911 में ही उसे रद्द किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की सर्वाधिक चर्चित पुस्तक इनमें से कौन सी है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो सबसे अधिक जो चर्चित पुस्तक है उसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी भारत की खोज। ऑप्शन नंबर बी सबसे सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है कि नीति निर्देशक तत्वों में बालकों के लिए निःशुल्क प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व जिसकी चर्चा जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है और भाग 4 में इसका जिक्र किया गया है। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है ये भी याद रखिएगा। पहले जिस वक्त भारतीय संविधान बना था 22 भाग हुआ करते थे। अभी वर्तमान में जो है भारतीय संविधान में 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। जिस वक्त मूल संविधान था उस वक्त 8 अनुसूची थी, 4 बाद में जोड़ा गया है, 4 भाग और 4 अनुसूची और 3 भाग जोड़ा गया है। तो भाग 4 में और ये 36 से 51 अनुच्छेद के बीच नीति निर्देशक तत्व का जो है उल्लेख किया गया है। और इसी नीति निर्देशक तत्व में जो है अनुच्छेद 45 में इसका चर्चा है कि जो बालक है यानी बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष की आयु के, खासकर उन्हें निःशुल्क प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कराने का जो है यह मौलिक समझिए तो कर्तव्य है गार्जियंस का भी, और राज्य का भी यह दायित्व है कि वो उसे उसके लिए उपलब्ध कराए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता मानी जाती है? तो हड़प्पा सभ्यता के वक्त जो है वह कांसे की खोज हो चुकी थी, तो अर्थात इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता जो है वह कांस्य युगीन सभ्यता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में जो घोड़े के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं वह सुतकोटडा से हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40 है कि अशोक ने कलिंग के युद्ध के विषय में किस शिलालेख से हमें उसकी जानकारी मिलती है? अशोक का जो कलिंग का युद्ध हुआ वो बहुत ही भयावह युद्ध था। उसी के पश्चात जो है अशोक ने जो है धर्म की नीति अपना लिया, युद्ध की नीति को त्याग दिया। यह हमें अशोक के 13वें शिलालेख से इसका उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। दोस्तों 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस सेट में हम कवर किए हैं जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत लाभकारी है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप अब तक नहीं चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों के बीच भी जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।